हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हम बैक बेंचर टू टॉपर सीरीज़ कर रहे थे, उसमें हमने हिस्ट्री का चैप्टर 2 कर लिया था। अब हम करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। ये उससे पहले होना था लेकिन हम उसे हाल ही में पढ़ के आए थे, तो इसलिए हमने सबसे पहले उसे रिवाइज कर लिया। अब चैप्टर 1 से रिवीजन शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो हमने इंडिया में पढ़ा था उसी को हमें पूरे यूरोप के अंदर पढ़ना है कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई। ठीक है, अब ये हम मतलब समझ चुके हैं। नेशनलिज्म जिसके भी पीछे लगता है वो एक भावना होती है, और नेशनल के पीछे लगा हुआ है इसका मतलब राष्ट्र से रिलेटेड फीलिंग। और यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है जिसमें अलग अलग देश आते हैं। जैसे इसमें ही हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, ब्रिटेन के बारे में और ग्रीक के बारे में। ये सारे हमें इसके अंदर कवर करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा शुरू होता है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे सबसे स्टार्टिंग में ही आपको एक फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग मिलेगी। ये कब बनाई गई है? 1848 में। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि फ्रेडरिक सोरियो कहाँ का आर्टिस्ट था? फ्रेंच का आर्टिस्ट था। ठीक है, तो चैप्टर शुरू होता है हमारा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से। 1848 में बनाई गई है, फ्रेंच का आर्टिस्ट था। इसने क्या करा है? इसने एक सीरीज बनाई है जो बेसिकली इसकी पेंटिंग रिप्रेजेंट करती थी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो इसकी पेंटिंग में इसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की थीम को रिप्रेजेंट करा है। इसमें क्या करा है, एक देखो इसे बेटर अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको बुक के साथ देखोगे। वहाँ पे पिक्चर दे रखी है, उसमें पिक्चर खोल के देख लेना, साथ साथ समझते रहोगे। सबसे पहले एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रखा है बीच में। ठीक है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने एक लंबी चैन बना के, लॉन्ग ट्रेन की लाइक चेन बनाकर एक लोग गुजरते हुए जा रहे हैं उसके सामने। और वे क्या कर रहे हैं? वे झंडा लेकर उससे आगे से निकल रहे हैं। अब स्टैचू बियर द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो उन्होंने बताया गया है उसके एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। इसमें राइट ऑफ मैन का जिक्र करा गया, राइट ऑफ मैन, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड उस टाइम तक देना नहीं शुरू करा गया था। ठीक है, तो एक तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट की बात करी गई है जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और राइट ऑफ मैन की लेके खड़ा है वो। और ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई एंड सेटल्ड रीमेन्स द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ साथ फोरग्राउंड का मतलब सामने, उसके सामने क्या पड़ा हुआ है? एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि राजाओं के अलग अलग मुकुट पड़े हुए हैं, जो ये दिखाता है कि राजा की निरंकुश शक्ति को तोड़कर एक लोकतंत्र देश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, सबसे पहले चीज़ फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच का आर्टिस्ट था। 1848 में इसने एक पेंटिंग बनाई है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को शो करते हुए। उसमें क्या करा? बीच में स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा कर रखा है और अलग अलग देश अपने झंडे लेकर उसके आगे से एक लंबी ट्रेन की कतार में होमेज देते हुए, यानी कि उसको श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ से आगे निकल रहे हैं। स्टैचू के हाथ में क्या है? एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में राइट ऑफ मैन का चार्टर है। और उसके बाद फोरग्राउंड में, यानी कि ग्राउंड के उसके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अगर हम देखेंगे तो ज़मीन पर एब्सोल्यूटिस्ट के मुकुट पड़े हुए हैं, यानी कि मुकुट और तलवार वगैरह, यानी कि राजा की निरंकुश शक्ति को छोड़कर हम डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ने की तरफ आगे जा रहे हैं। तो ये इसने पूरी थीम समझाई है, इसलिए ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है और चैप्टर के शुरुआत में दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड द नेशनलिज्म। तो सबसे पहले शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की भावना की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हमारा शुरू होता है 1789 में। ठीक है, ये हम क्लास 9th में पढ़ के आए थे कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले का पतन होता है और वहाँ से वे डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी से चलते चलते ये बताया गया है कि ये सीरीज शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में क्या क्या रीजन रहे थे कि नेशनलिज्म बढ़ी? तो सबसे पहला एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि राजा की निरंकुश शक्ति का पतन करा गया। स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडिया, उदारवाद वालों के जो आइडिया थे उन्हें वे पूरी तरीके से फैले। स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, LFE, बेसिकली हम इसको याद रखते हैं LFE। ठीक है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी हमें कहाँ से मिले? फ्रांस से मिले। रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये हमने उस टाइम पे भी देखा था। एजुकेटेड मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं? जैसे फ्रांस का पढ़ा था हमने, तो उसमें आते थे जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो। फिर उसके बाद हम रशिया में गए हैं, तो रशिया में हमने देखे हैं कौन कौन आए थे। रशिया में कार्ल मार्क्स आया है, रॉबर्ट ओवन आए हैं, और इसी तरीके से और भी लोग थे। ठीक है, तो ये क्या थे? रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे कि जिन्होंने इस आइडिया को फैलाया कि हमें राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना है।
अब ये पूरा चैप्टर की समरी है कि किस किस तरीके से हमें देखना है फ्रांस रिवॉल्यूशन, सिविल कोड 1804 कि क्या क्या चैप्टर के बाद होता गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे सीरीज में लगाएं, इस वाले को बाद में कवर कर लेंगे, वैसे एक बार बस ओवरथ्रो निकाल लो। सबसे पहले होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, उसके बाद नेपोलियन सिविल कोड आता है 1804 में, उसके बाद वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1815 में, फिर रिवॉल्यूशन बाय लिबरल होता है 1848 में, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1867 से 1871 तक, और लास्ट में यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 से 1871 तक, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट थी कि किस किस तरीके से क्या क्या आगे बढ़ता हुआ चलता रहा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये वाला, हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू फॉर्म अ नेशनलिज्म। ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले व्यक्तियों ने किस तरीके से कलेक्टिवली अपने नेशनलिज्म की भावना को शो करा कि हाँ हम नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बेस पर ही रूल एंड रेगुलेशन चलाए। दूसरा आइडिया ऑफ लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये उन्होंने अडोप्ट करा। अब इक्वालिटी क्या है, समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी भाईचारा। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो इसका मतलब हम देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद एक उन्होंने न्यू फ्रेंच ट्राइकलर अपनाया, जो उनका पहला राजशाही झंडा था उसको हटाकर उन्होंने एक नया ट्राइकलर अपनाया। उसके बाद इस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू नेशनल असेंबली, उन्होंने एक नई नेशनल असेंबली बनाई 14 जुलाई 1789 के बाद, जब उन्होंने मोनार्की को ब्रोट डाउन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सरकार चलाने के लिए नेशनल असेंबली का गठन करा। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, उन्होंने पूरे अपने फ्रांस में एक यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया वेट एंड मेजर का। पहले जैसे हमने इस चैप्टर में देखा है कि अलग अलग वेट चलते थे जिसका नाम था एली। अब एली की वैल्यू हर जगह अलग अलग थी, ठीक है, एली की वैल्यू हर जगह अलग अलग थी। कहीं पे तो एली की वैल्यू कुछ निकल जाएगी, मान लो 0.73 मीटर आ गया, आगे 1.3 मीटर आ गया। तो अगर मान लो एक जगह से मैं सामान खरीद के लाया और दूसरी जगह उसे बेचने लग गया तो जो वो था वो नुकसान होता था, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड फ्रेंच मेजर लगाया। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और इन्होंने क्या करा, फ्रांस को ही एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बना दी। उसके बाद कलेक्टिव आइडेंटिटी में एक चीज़ और हम इसमें पढ़ते हैं, वो आता है ला पैट्रिये, PATRYE। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड। और उसके बाद इससे अलग एक हम इसमें पढ़ते हैं ला सिटोयन, ठीक है। ला सिटोयन, सिटोयन का मतलब क्या होता है, सिटोयन का मतलब होता है सिटीजनशिप, ठीक है। ये दो वर्ड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। ला पैट्री फादरलैंड और ला सिटोयन सिटीजनशिप, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने चलाई, जिसमें से इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड हुई और वे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी। अब उसके बाद क्या होता है कि 1804 में सिविल कोड आता है, हमने देखा। उसके बाद नेपोलियन सरकार में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है, और नेपोलियन युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ने के साथ साथ पहले ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया को जीत लेता है 1804 तक। उसके बाद अपने उसमें एक वो सिविल कोड लागू करता है, इसको हम नेपोलियन सिविल कोड भी बोलते हैं, यानी कि नेपोलियन की आचार संहिता कि किस तरीके से नेपोलियन रूल एंड रेगुलेशन लागू करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो इसने क्या क्या करा, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलते थे उसको इसने ख़त्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कानून के समक्ष समानता दी, प्रॉपर्टी सबकी अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का राइट बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न वर सिंप्लीफाइड, किस किस तरीके से प्रशासन कार्य होंगे उसको इसने एक सिंप्लीफाई करा। फीडल सिस्टम वाज अबोलिश्ड, फीडल सिस्टम होता है सामंती व्यवस्था। जैसे पहले क्या होता था कि जो राजा के खास लोग होते थे वे उन्हें पैसा देने की बजाय ज़मीन का टुकड़ा दे देते, और उस ज़मीन के टुकड़े पर किस तरीके से काम करवाना है, कितने उसे पैसे देने हैं मजदूरों को, क्या काम करना है, वो पूरा वे सामंत चलाते थे। तो इसी को हम कहते थे फीडल सिस्टम, सामंत व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद पीजेंट वर फ्री फ्रॉम सेप्टम एंड मैनोरियल ड्यूज, जो किसानों के छोटे मोटे कर्जे बचे हुए थे उन सबसे उन्हें फ्री कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन फॉर रिमोट टाउन्स, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है कि सामान पर एक जगह से दूसरी जगह तक सामान लाना है। जैसे आज के टाइम पर कस्टम टैक्स होता है ना, तो उस तरीके से वे हटाए गए और काफ़ी हद तक हेल्प करी गई। तो इसमें देखा जाए 1804 में एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे BF को तो हटाया, अरे यार इसको क्या हो जाता है, 1804 में अगर हम इसकी बात करते हैं
BF को तो हटाया नेपोलियन ने, यानी कि बर्थ राइट फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, और पैट का वेट करवाया। BF को हटाकर पैट का वेट कराया, ठीक है। BF हटा दिया, राइट हटाने का मतलब एबोलिशन दो काम के करवाए हैं, राइट टू बर्थ एंड फ्यूडल सिस्टम के। अब इसमें राइट दिए किसके इसके हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधारा है और वेटेज सिस्टम सुधारा है, यानी कि जो मापन प्रक्रिया थी ये भी 1804 में नेपोलियन के बाद ही सुधारी गई है। तो 1804 सिविल कोड में क्या क्या काम करे, BF हटाकर पैट का वेट कराया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेपोलियन सिविल कोड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है लिबरल नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यू। पहली चीज़ लिबरल क्या होता है, लिबरल को हम बोलते हैं उदारवाद। तो उदारवाद वालों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यू क्या थे, तो पहला पॉलिटिकल व्यू की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल व्यू इनके क्या थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी कि सबकी सलाह पर सरकार बने, ठीक है, सब लोगों के रहने वाले जितने भी उसमें लोग रहते हैं उनकी सलाह पर सरकार बने और ऑटोक्रेसी का खात्मा हो जाए। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल जो हो संविधान के अकॉर्डिंग बनाया जाए। पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, मोनार्की की जगह किस पे शिफ्ट हो, पार्लियामेंट्री की तरफ हो। एंड ऑफ प्रिविलेजेस हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया जाए और राइट टू वोट दिया जाए, बट नॉट फॉर एवरीवन। नॉट फॉर एवरीवन इसलिए दिया है क्योंकि लिबरल वालों को हम क्लास 9 में पढ़ के आए थे, ये चाहते थे कि वोट का राइट केवल उस व्यक्ति को मिले जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक जो व्यूज हैं ये तो हो गए पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारे हो गए पॉलिटिकल। और ये दो हो गए इकोनॉमिकल व्यू। इकोनॉमिकल व्यू कैसे थे कि फ्री मार्केट करी जाए। फ्री मार्केट का मतलब है मिनिमम इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम इंटरफेयर करा जाए, यानी कि टैक्स वगैरह बहुत कम करा जाए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्स, और स्टेट द्वारा जो टैक्स थोपे गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये होता है लिबरल वालों के किस तरीके से वे गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बाद ही एक क्वेश्चन इसमें रह गया जो हमने 1804 में नेपोलियन सिविल कोड पढ़ी है। ये देखा है हमने कि नेपोलियन एक मोनार्की थी, यानी कि राजा का शासन था, नेपोलियन एक राजा था, लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत सारे अच्छे काम करे तो ये एक अच्छा शासन सिद्ध हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ पर इसने रूल करा वहाँ पर ये मोनार्की की तरफ या फिर वहाँ पर लोग इससे खुश नहीं थे। तो ऐसा क्यों था, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ साथ साथ में। मान लो जैसे इसने रूल करा है, पहले ये बताओ कहाँ पर रूल करा था, ऑस्ट्रिया पे, प्रूशिया पे, रशिया पे, यहाँ पर इसने कब्जा करा था, कब्जा करके इसने जीत लिया था उनको, ठीक है। तो उसके बाद जब बात आती है तो वहाँ के लोग परेशान क्यों थे, वहाँ के लोग परेशान थे क्योंकि वे लोग फंसे का मतलब क्या होगा, एक तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कराई। मान लो देखो अपने फ्रांस के लोगों के लिए तो ये अच्छे काम करेगा, ठीक है, लेकिन बात करेंगे दूसरे लोगों के लिए, तो दूसरे लोगों के लिए की ट्रिक हमने बनाई है, फंसे, दूसरे लोग फंस गए। अब फंसे का मतलब फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कराई गई। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कैसे, एफ का मतलब फोर्सफुल रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती सेना में बढ़ती उनके लोगों को, क्योंकि ये युद्ध तो करता जाता था। अब ये युद्ध कर रहा है तो इससे लोग भी तो चाहिएंगे, तो लोग चाहिएंगे तो ये क्या करता था कि दूसरे लोगों को, यानी कि दूसरे देश को लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करता हो जाता था। इसका मतलब सेंसरशिप लगाई, वहाँ के लोगों पर रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर सेंसरशिप होता है, प्रतिबंध लगाना कि आप कोई भी आइडिया नहीं लिख सकते हैं, कोई भी सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते, कोई भी मीडिया नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद ई का मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन। ई का मतलब क्या है, एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि उनका शोषण करा गया, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स बढ़ा दिए गए, सारे काम करे गए। तो इसलिए जहाँ फ्रांस में रहने वाले लोग नेपोलियन के शासन से खुश थे, पोजीशन में जहाँ पर इसका कब्जा हुआ वे सारे लोग इसके शासन से दुखी थे, ठीक है। तो फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए क्या ट्रिक बताई थी, BF को हटाकर पैट का वेट कराया, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। BF को हटाकर पैट का वेट कराया। BF का मतलब हटाने का मतलब ये दोनों तो हटाए हैं, राइट टू फ्यूडल सिस्टम, और पैट का मतलब ये सारी चीज़ में सुधार करा है। पैट का मतलब राइट टू प्रॉपर्टी दी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ दी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार करा है और वेट में सुधार करा है। और जहाँ जहाँ पर इसका रूल चल रहा था वे सब क्या हुए, वे सब फंसे का मतलब फोर्सफुल रिक्रूटमेंट, सेंसरशिप और एक्सप्लॉइटेशन। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट यानी कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब प्रतिबंध लगाया गया, प्रोहिबिटेड टू एक्सप्रेस देयर आइडिया एंड इमोशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती प्रताड़ना करी गई, उन्हें परेशान करा गया और उनका शोषण करा गया, ठीक है, उन पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए गए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
लिबरल वाला टॉपिक हो गया कि लिबरल क्या होता है और लिबरल वालों का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव यूरोप आफ्टर 1815। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूरोप में 1815 के बाद कौन सी सरकार बनती है। देखो यूरोप में 1815 के बाद हमने देखा था नेपोलियन 1815 में वाटरलू के वार में हार जाता है, ठीक है। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815 एंड आफ्टर दिस यूरोपियन गवर्नमेंट वाज अ स्प्लिट ऑफ अ कंजर्वेटिव। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। तो नेपोलियन हार जाता है तो जिसमें इसने रूल करा था उन सब ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाई कहाँ पे, वियना में। वियना एक जगह का नाम है, और मीटिंग होस्ट करी गई ऑस्ट्रेलिया के एक चांसलर था, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक द्वारा, ठीक है। तो पहली बात, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन कौन से युद्ध में आ रहा है, नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में आ रहा है जो 1815 में हुआ था, ठीक है। किस किस से आ रहा है, जिस पर कब्जा करा था, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, इन तीनों ने मिलकर इसके अगेंस्ट युद्ध लड़ा और तीनों ने मिलकर हराया था, ठीक है। उसके बाद आता है नेपोलियन के हारने के बाद, यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना में कौन सी संधि हुई, वो होती है ट्रीटी ऑफ वियना। वियना एक जगह का नाम है। उसके बाद इसका हेड कौन था, ऑस्ट्रेलियन का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। एक क्वेश्चन और आता है कि उसके बाद किस तरीके की व्यवस्था जागी। जैसे अभी तक हमने देखा था लिबरल वाले जागे थे, लिबरल वालों की डिमांड बढ़ रही थी ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म वालों की सरकार बनाई गई। और कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, रूढ़िवादी लोग जो पुराने विचारधाराओं पर चलते हैं, जो सोसाइटी में किसी तरीके का चेंज नहीं चाहते, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसका असर दिखा है हमें ट्रीटी ऑफ वियना में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फीचर ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में होती है। पता लगा ट्रीटी ऑफ वियना कब होती है, नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में संधि करी जाती है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। बेसिकली किसके द्वारा करी जाती है, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, ये 3 देश होते हैं जिसके अगेंस्ट किससे करी जाती है, फ्रांस से। फ्रांस हारा था, ये जीते थे 1815 में। फ्रांस का शासक नेपोलियन था, नेपोलियन को हराया 1815 वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि होती है। इसमें क्या क्या काम करा गया, पहला काम इसमें करा गया, द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। नेपोलियन से पहले बर्बन डायनेस्टी चल रही थी, तो क्योंकि ये कंजर्वेटिव वाले लोग आए तो ये पुरानी व्यवस्था को वापस लाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, बर्बन डायनेस्टी को ही वापस इस्टेब्लिश कर दिया। तो इसके बाद आता है लुई 18, यहाँ पर इसका शासक बना देते हैं लुई 18 को, ठीक है। लुई 18 को शासक बना देते हैं, जो 1815 से 1824 तक राजा बना रहता है। उसके बाद द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। उनका मेन उद्देश्य था कि यूरोप में वापस कंजर्वेटिव थ्योरी को हम लाएं, ठीक है। जैसे कि नेपोलियन ने क्या करा, लिबरल लोग जागने लगे थे, डेमोक्रेसी का पता लगने लगा था, सुधार होने लगा था, लेकिन उनका ये चीज़ उन्हें सही नहीं लगी। वे चाहते थे कि जैसे पहला ऑर्डर चल रहा था सेम उस तरीके से हमें चलाएंगे और हम कंजर्वेटिव थ्योरी लाएंगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद किस तरीके की विचारधारा आई है, कंजर्वेटिव विचारधारा प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो जो नेपोलियन ने जिस हिस्से पर कब्जा करा था वे सारे उससे छीन लिए गए और वापस लौटा दिए गए। जैसे मान लो ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से पर कब्जा करा था, वे ऑस्ट्रिया को वापस दे दिए। जिस हिस्से के प्रूशिया पर कब्जा करा था, प्रूशिया को वापस दे दिए। जो रशिया से कब्जा करे थे, वे रशिया को वापस कर दिए। और फ्रांस के सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस की बाउंड्री, यानी कि जहाँ जहाँ पर फ्रांस की बाउंड्री थी, मान लो ये फ्रांस है, ये जो फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस के चारों तरफ क्या करा, देश की सीरीज बना दी कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा रूस को दे दिया, ये वाला हिस्सा प्रूशिया को दे दिया, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया को दे दिया, जिससे दोबारा फ्रांस में कोई नेपोलियन जैसा शासक आए और वो अटैक करने की सोचे तो ऐसा ना कर पाए, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना समझ में आया। अब नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा ड्यूक मेटरनिक के बारे में। तो ड्यूक मेटरनिक कौन था, सबसे पहली चीज़ ट्रीटी ऑफ वियना को हेड करा इसने, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर है। डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इसकी फेमस क्योट है, ये पूछी जाती है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, नीचे भी पढ़ेंगे हम इसको। इसका मतलब है ड्यूक मेटरनिक ने एक वो दी थी, अपनी स्टेटमेंट दी थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसने हाईलाइट करा था क्योंकि देखो फ्रांस रिवॉल्यूशन चला, उसके बाद रशिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, ये मतलब अमेरिका के बाद ऐसे इस तरीके से चलते रहे, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि फ्रांस में एक बार कोई चीज़ आ जाए वो पूरे के पूरे यूरोप में करने की चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इसने स्टेटमेंट दी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस द कोल्ड, ठीक है। बस यही फेमस है इसका, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जोसेफ मैजिनी के बारे में। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जोसेफ मैजिनी। तो जोसेफ मैजिनी कौन था,
ही वॉज बोर्न इन जेनोवा। जेनोवा कहाँ पे पड़ता है? इटली में। ही वॉज बोर्न इन जेनोवा इन इटली। कब? 1807। ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। कार्बोनरी एक सोसाइटी बनाई। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू द एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। उसने लिगुरिया के एक आंदोलन में हिस्सा लिया जिससे 1831 में उसको देश से बाहर निकाल दिया। एक्साइल का मतलब होता है देश से बाहर निकालना, ठीक है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। पहली यंग इटली। यंग इटली कहाँ पर बनाई? मर्साइल में। और दूसरी बनाई यंग यूरोप। यंग यूरोप कहाँ पर बनाई? बर्न में। ये वापसी आदेश ने अगले साल बनाई है। जैसे 1831 में इसको देश से बाहर निकाल दिया गया, तो 1832 में यंग इटली बनाई और 1833 में यंग यूरोप बनाई, ठीक है। और ये इसलिए हम इसको मानते हैं कि इसने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत अच्छा रोल निभाया है, क्योंकि कहाँ से था ये? इटली से, ठीक है। तो अगर इसके 4 पॉइंट लिखने हो कैसे लिखोगे? पहला, बोर्न इन जेनोवा इन 1807, सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी बनाई। At the age of 24 he was sent to exile in 1831 due to revolution in Liguria। लिगुरिया के आंदोलन के कारण उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 2 सोसाइटी बनाता है। पहले यंग इटली इन मर्साइल, कब? 1831 में। यंग यूरोप इन बर्न, कब? 1833 में। और मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। तो मैटरनिक ने इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखी है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, क्योंकि जो मैजनी था ये लिबरल विचारधारा का व्यक्ति था और ड्यूक मैटरनिक कैसे चाहते थे कि कंजर्वेटिव को हम वापस इस्टेब्लिश करें, तो इसे इससे खतरा था, तो इसलिए उसने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि ये हमारी सोसाइटी का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैजनी के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। ये हर बार रिपीट होता ही है, क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से स्टार्ट करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 67 तक होता है। सबसे पहली चीज़, यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। जर्मनी अपने आप में कोई देश नहीं था, प्रूशिया के नेतृत्व में यूनिफिकेशन स्टार्ट करा गया है। पहला पॉइंट ये लिख देंगे। सेकंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ओटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वाई वाज द ओटो वन बिस्मार्क नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से आंसर करना है, उसका भी मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही पूछ रहा है। बस उसमें हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें एक चीज़ और होती है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से पहले कि जर्मनी में क्या हुआ था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हमें पढ़ना है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करें, Germany region, a large of political association whose member are middle class professional, businessmen, prosperous artisan came together in the city of Frankfurt and decided to vote an all German National Assembly। 18 मई 1848 को, तारीख याद रखनी है, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बेसिकली फ्रैंकफर्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक संसद थी, वहाँ पर सभी मिडिल क्लास पॉलिटिकल सब लोगों ने मिलकर एक सभा में हिस्सा लिया। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने डिमांड करी, वो जगह कहाँ पे थी? चर्च था एक सेंट पॉल नाम का, वहाँ पर वे सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, यानी कि मोनार्की चलाते रहो लेकिन हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए और एक पार्लियामेंट दिया जाए, पहले उनकी डिमांड ये थी। तो देखो पहला पॉइंट, 18 मई 1848 को मीटिंग हुई, कहाँ पर? चर्च ऑफ सेंट पॉल, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ये मीटिंग थी। उसके बाद इनकी डिमांड क्या थी कि मोनार्की को हेडेड करके, यानी कि मोनार्की को हटा के हम पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़े। उस टाइम तक जो जर्मनी का किंग था उसका नाम था फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ, जर्मनी का नहीं प्रूशिया का, ठीक है। बेसिकली प्रूशिया के लीडरशिप में कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें प्रूशिया का ही पढ़ना है। तो प्रूशिया यानी कि प्रूशिया का जो राजा था फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ था। क्या नाम था? फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ, ठीक है। इसने रिजेक्ट कर दिया और जो बाकी मोनार्की राजा थे उनका अपोज करते हुए, यानी कि उनका साथ दिया, ठीक है, इलेक्टेड उनके साथ देते हुए, एंड ज्वाइन अदर मोनार्की टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, यानी कि अदर मोनार्की को ज्वाइन करा। ये वे क्या करते थे बाकी राजा कि वे इलेक्टेड असेंबली का विरोध करते थे, तो इसने भी क्या करा? विरोध करा कि भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो प्रूशिया का राजा कौन था उस टाइम तक? फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ। उसके बाद while the position of the aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded। जब बाकी सारे लोग वहाँ पे इतने सारे मेंबर इकट्ठे हो रखे थे तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू करा, तो ये थोड़ा सा बढ़ा। तो पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, बेसिकली मिडिल क्लास इसमें सबसे ज़्यादा
आंदोलन कर रहे थे। तो 18 मई 1848 का जो रिवॉल्यूशन था वो मिडिल क्लास के द्वारा करा गया था। और इन्होंने क्या करा, इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। जब लास्ट में फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ने देखा कि मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, तो उसने ट्रूप यानी कि सैनिक बुलाए और सैनिक बुलाकर इस असेंबली को भंग कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं करूँगा और पार्लियामेंट नहीं दूंगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ की डेथ हो जाती है और अगला शासक बन के आता है काइजर विलियम फर्स्ट। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला पार्ट। फ्रेडरिक विल्हेम की डेथ हो जाती है तो अगला राजा बन के आता है काइजर विलियम फर्स्ट। ठीक है, अब काइजर विलियम फर्स्ट राजा बन के आता है तो ये कहाँ का राजा है, ये भी प्रूशिया का ही अगला राजा है। तो यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। एंड उसके बाद काइजर विलियम फर्स्ट जो पहले केवल प्रूशिया का राजा था, प्रूशिया का राजा था, उसने क्या करा, ओटो वन बिस्मार्क को चांसलर घोषित करा प्रूशिया का। ठीक है, और इसने आगे की रणनीति बनाई। तो इसने 3 युद्ध लड़े ओवर 7 ईयर, 7 साल के इंतराल में उसने 3 युद्ध लड़े ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से, और एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और ये तीनों के तीनों युद्ध जीते और क्या करा, यूनिफिकेशन पूरा करा जर्मनी का। उसके बाद आता है इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग काइजर विलियम वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर। तो जनवरी 1871 में जो प्रूशिया का राजा था काइजर विलियम फर्स्ट, ठीक है, उसको पूरे के पूरे यूनिफाइड जर्मनी का भी राजा घोषित कर दिया गया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। अब जो नई एक राज्य बन के आया है, बेसिकली राज्य का मतलब देश ही है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। तो इन्होंने क्या करा, करेंसी को मॉडर्नाइज करने पर ध्यान दिया, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करा, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में मजबूत करा। तो बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी शुरू यहाँ पर हमारा हो जाता है 1867 से 1871 तक। तो क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज़ 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मीटिंग होती है। उस टाइम तक प्रूशिया का राजा होता है फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ से डिमांड करी जाती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट दे दी जाए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, इसलिए मैंने वो भी वहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके वीडियो को। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में राजा कौन होता है उस टाइम तक, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ होता है। तो वो इन्हें राइट देने के लिए मना कर देता है, राइट देने के लिए मना कर देता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अगला शासक प्रूशिया का ही बन के आता है काइजर विलियम फर्स्ट। प्रूशिया का शासक बन के आता है काइजर विलियम फर्स्ट। तो ये कहाँ का शासक था, प्रूशिया का। तो जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है वो लीडरशिप में किसकी होता है, प्रूशिया देश की ही ये लीडरशिप में होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। उसके बाद ये अपना ओटो वन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर घोषित कर देता है। ये 7 साल के अंतराल में 3 युद्ध लड़ता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, और ये तीनों के तीनों जीत जाता है। तो इसके बाद यूनिफिकेशन पूरा होता है। तो जो काइजर विलियम फर्स्ट राजा बनाया गया था किसका, प्रूशिया का, वो पूरे के पूरे यूनिफाइड जर्मनी का भी राजा बना दिया जाता है। और ये आगे करेंसी पे, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम पे जर्मनी के ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी खत्म। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन वाले हर बार रिपीट होते रहते हैं, या तो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ग्रीक, कोई सा ना कोई सा आएगा। तो जर्मनी वाला हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कब से कब तक, 1859 से 1870 तक। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली जो है 7 स्टेट में डिवाइडेड करा गया था। पहले ये 7 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है 1804 में नेपोलियन इसको क्या करता है, नेपोलियन इसको 3 पार्ट्स में सम अप कर देता है, यानी कि 7 के बजाय 3 राज्यों में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब जोसेफ मैजिनी ड्यूरिंग द 1830 जोसेफ मैजिनी पुट टुगेदर, जोसेफ मैजिनी हम अभी पढ़ गए हैं ना, वो इटली से ही था। तो बेसिकली इटली के यूनिफिकेशन में उसका भी रोल है। तो उसी ने, इसीलिए जोसेफ मैजिनी को ही हम पायनोर ऑफ इटली बोला जाता है, यानी कि इटली के यूनिफिकेशन का जनक बोला जाता है इसको। और आर्किटेक्चर या मॉडर्नाइजर ऑफ जर्मनी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है ओटो वन बिस्मार्क को। और इटली का किसको बोला जाता है, इटली का बोला जाता है जोसेफ मैजिनी को। काउंट कैवर को नहीं बोला जाता है। काउंट कैवर इसका राजा, इसका चीफ मिनिस्टर था, लेकिन काउंट कैवर को इटली का पायनोर नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है जोसेफ मैजिनी को। ठीक है, अब इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। उसके बाद नेपोलियन 1804 में 3 स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। जोसेफ मैजिनी आता है और ये प्रोग्राम लाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, और इसमें पिडमोंट, सर्डोनिया को जोड़ देता है। तो ये 3 की बजाय हो जाते हैं 4 स्टेट। उसके बाद रिवॉल्यूशन अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल्ड।
इटली में 1831 और 1848 में रिवॉल्यूशन होते हैं जो फेल होते हैं, ये राजा द्वारा दबा दिए जाते हैं। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, सर्डिया पिडमोंट सक्सीडेड। उसके बाद क्या करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इसका राजा बनाया जाता है काउंट कैवोर को। काउंट कैवोर, ठीक है, राजा नहीं है ये, कौन है इसका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे वहाँ पर बनाया था ओटोमन बिस्मार्क को, इस्टेब्लिश करता है काउंट कैवोर को। और काउंट कैवोर क्या होता है, एक अच्छा, ना तो ये कोई रिवॉल्यूशनरी होता ना कोई लीडर होता, बेसिकली एक कॉमन व्यक्ति होता है, लेकिन अच्छा खासा दिमाग होता है इसके अंदर। और दूसरी बात, इसकी फ्रांस लैंग्वेज पर अच्छी खासी पकड़ थी, तो ये फ्रांस के साथ तो टैक्टफुल डिप्लोमेसी कर लेता है और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ता है तो ऑस्ट्रिया को ये 1859 में हरा देता है। और नेक्स्ट 1859 में ऑस्ट्रिया को हराते ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने देख लिया था 7 में से 3 में तो पहले ही हो गया था, फिर पिडमोंट सर्डोनिया जुड़ गया 4th में। उसके बाद इन्होंने क्या करा, लास्ट में काउंट कैवोर ने ऑस्ट्रिया को जीत लिया 1859 में। उसके बाद 1862 में काउंट कैवोर की डेथ हो जाती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में 1870 में क्या होता है, जब हमने देखा था फ्रांस का और जर्मनी का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा सा राजा होता है पोप जो था बेसिकली फ्रांस के कंट्रोल में था। तो फ्रांस का जब युद्ध शुरू हो जाता है तो फ्रांस अपनी सेना यहाँ से हटा लेता है, सेना यहाँ से हटाता है, तो इसकी सेना की जगह कौन आ जाती है, यहाँ पर इटली जाके अटैक करता है। और इटली अटैक करके लास्ट में पोप को अपने अंदर मिला लेता है, ठीक है। और पोप में जो रहने वाला एक चर्च का हेड था वो वेटिकन सिटी में भाग जाता है, केवल वेटिकन सिटी ही बच जाती है जिस पे कब्जा नहीं हो पाता। और आज के टाइम पर भी वेटिकन सिटी एक सबसे छोटा देश है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या क्या लिखोगे, अब सम अप करते हैं। सबसे पहली चीज़, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, 7 स्टेट में बटी हुई थी। 1804 नेपोलियन ने 3 स्टेट में कन्वर्ट करी। ड्यूरिंग 1830 जोसेफ मैज़नी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और फिर इसमें क्या करा, इसने एक और जोड़ दिया, उसका नाम आया पिडमोंट सर्डोनिया। तो इटली का जो सारा का सारा यूनिफिकेशन का काम हुआ है वो हुआ है पिडमोंट सर्डोनिया के लीडरशिप में, ठीक है। उसके बाद 1831 और 1848 का रिवॉल्यूशन फेल हो गया। इसका राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड। पिडमोंट सर्डोनिया का राजा था पहले विक्टर इमैनुअल सेकंड। कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये कहाँ का राजा था, पिडमोंट सर्डोनिया का। और इसी ने फिर क्या करा, काउंट कैवोर को अपना मंत्री घोषित करा। काउंट कैवोर ने 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया। उसके बाद 1862 में काउंट कैवोर की डेथ हो जाती है। और लास्ट में 1870 में क्या करते हैं, ये पोप नाम के राज्य पर कब्जा करते हैं जो फ्रांस के संरक्षण में था, उस पर भी ये कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और विक्टर इमैनुअल सेकंड जो पिडमोंट सर्डोनिया का शासक था उसको पूरी की पूरी इटली का शासक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है काउंट कैमिलो द कैवोर। काउंट कैवोर के नाम से जाना जाता है। कौन था ये, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिया पिडमोंट। इसी ने ही क्या करा है, रिवॉल्यूशन लीड करा है, किसका, इटली का, पिडमोंट सर्डोनिया का जो ये चीफ मिनिस्टर था। ये ना तो रिवॉल्यूशनरी था ना ये कोई डेमोक्रेट था। इसकी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस थी, कूटनीतिक संधियाँ वगैरह करी इसने फ्रांस के साथ और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। तो इसलिए काउंट कैमिलो को श्रेय जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। लेकिन मेन जो पायनियर बोला जाता है या जनक बोला जाता है, जनक में नाम आएगा, इसमें किसका नाम आएगा, जोसेफ मैज़नी का, ठीक है। अब आते हैं इसी के युद्ध में एक छोटा सा हिस्सा आता है जोसेफ गैरिबोल्डी का। जोसेफ गैरिबोल्डी ने जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा रहा था तो उसमें काउंट कैवोर की हेल्प करी थी। तो ये तीनों के तीनों नाम किससे जुड़े हुए हैं, ये तीनों नाम जुड़े गए हैं इटली से, इटली से जुड़े हुए हैं। इटली की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात किसके, कौन सी कंट्री के लीडरशिप में लड़ा है, पिडमोंट सर्डोनिया की, ठीक है। राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड था। और 3 नाम जो इसमें चले हैं, सबसे पहले जोसेफ मैज़नी का चला है, मैज़नी के बाद किसका आया, काउंट कैवोर का आया है, और काउंट कैवोर के बाद किसका आया, जोसेफ गैरिबोल्डी का आया है। तो मैज़नी कौन था, मैज़नी के बारे में हम शॉर्ट नोट पढ़ के आए हुए हैं। काउंट कैवोर कौन था, पिडमोंट सर्डोनिया का चीफ मिनिस्टर था जिसने रिवॉल्यूशन लीड करा है और यही आगे जाके इटली का भी चीफ मिनिस्टर बनता है। और जोसेफ गैरिबोल्डी ने इटली के युद्ध में एक हिस्सा दिया था। ये बेसिकली सैनिक नहीं थे,
ये लोकल पीजेंट की सहायता से इसने स्पेनिश रूलर पे भी कंट्रोल करवाया था, यानी कि स्पेनिश रूलर को भी जीत कर इटली में मिलाने का हेल्प करी थी। ठीक है, ये कोई सैनिक नहीं था, किसान था, किसानों की टोली के साथ इसने युद्ध लड़ा था, इसलिए इटली के इतिहास में जोसेफ गैरिबाल्डी का नाम जाना जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। छोटा सा टॉपिक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। ग्रीक वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीक क्या था, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। ओटोमन क्या थे, तुर्की साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य का पार्ट था 15th सेंचुरी तक। जैसे ही फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है तो इसमें भी स्ट्रगल जागता है कि हम भी आज़ाद होंगे। उसके बाद द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। इसका जो स्ट्रगल शुरू होता है वो होता है 1821 से। 1821 से ये अपने संघर्ष को बढ़ा देता है। जब नेशनल, जब ग्रीस में रहने वाले लोग थे उन्हें बाहर, जिसे देश से बाहर निकाल दिया था, उनका सपोर्ट मिला और कुछ वेस्ट यूरोपियन का भी सपोर्ट मिला। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तीसरा इसमें नाम आता है मैनी पोइट्स आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट ग्रीस स्ट्रगल। पोएट और आर्टिस्ट ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा ग्रीस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में, कि किस तरीके से हम ग्रीस स्ट्रगल का लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें सबसे मेन नाम आता है पोएट लॉर्ड बायरन का। ये ध्यान रख रहे हैं, पोएट लॉर्ड बायरन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ग्रीक से। ठीक है, इसने क्या काम करा, इसने ऑर्गेनाइज फंड इकट्ठे करे और ख़ुद भी युद्ध में लड़ने के लिए गया, जहाँ पर 1824 में इसकी डेथ हो जाती है बुखार के कारण। बुखार के कारण इसकी डेथ हो जाती है, युद्ध में लड़ता हुआ नहीं मरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये शॉर्ट में भी बहुत बार पूछा गया है और मेनली भी, कि कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि होती है 1832 में, जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जाना जाता है। एक बार दोबारा समझते हैं इसे। सबसे पहली चीज़, ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ग्रीक जब फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है, इनकी में भी क्या होता है, आज़ाद होने की स्ट्रगल यानी कि इच्छा जाग जाती है। तो 1821 से ये शुरू करते हैं अपना रिवॉल्यूशन। ये इवेंट में भी आ जाता है। सबसे पहली चीज़ 1821 से शुरू करा। 1824 में लॉर्ड बायरन, जो इनका एक पोएट था, और पोएट कहाँ का था, इंग्लिश का पोएट था, लेकिन ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़ रहा था। ठीक है, तो 1824 में उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद फाइनल डेट है 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है, जहाँ पर ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर जाना जाता है। तो क्या क्या याद रखना है, 1821 से तो शुरू हुआ स्ट्रगल, 1824 में लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई, और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरह क्या हो गया, एक ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। तो चौथा टॉपिक है हमारा ये ब्रिटेन वाला। ये चारों इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ग्रीक इंडिपेंडेंट वार और नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। चारों में से इसको दूसरा क्वेश्चन बन के आ जाता है, यूनिफाइड ऑफ ब्रिटेन की ऊपर शॉर्ट नोट लिखो कि ब्रिटेन कैसे यूनिफिकेशन हुआ है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन बट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस। यानी कि ये एक अचानक उथल पुथल वाली सिचुएशन से ब्रिटेन नहीं बना है, न इसने युद्ध लड़ा है, ना ही कोई इसमें आंदोलन हुआ है। ये क्या था, एक लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस थी, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसके तरीके से ब्रिटेन का नेशनलीकरण, राष्ट्रीयकरण हुआ है। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले किसी भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, ये केवल एक ज़मीन का हिस्सा था। और अलग अलग इसमें एथनिक कंपोजिशन रहते थे, यानी कि जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सारी चीज़ थी। द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रोथ इन वेल्थ, इंपोर्टेंस एंड पावर वाज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड। जब इसने क्या करा, इसका पैसे में ग्रोथ होने लगी, इसकी पावर बढ़ने लगी, तो इसने क्या करा, अपना इन्फ्लुएंस बाकी देशों पर जमाना शुरू कर दिया। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। 1688 में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट को सीज कर लेता है पावर फ्रॉम मोनार्की, यानी कि मोनार्की से पावर बंद करके पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये होता है 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, पहली सीरीज यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। कब, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है। एक्ट ऑफ यूनियन कब होता है, ये 1707 में। किस किस के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो यहाँ पे ये स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लेता है और इसको यूके ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाने लगता है। उसके बाद 1798 में एक आयरलैंड पे कब्जा करने की सोच रहा था, तो आयरलैंड में एक नाम आता है वोल्फटोन का। वोल्फटोन ने इसके खिलाफ विद्रोह करा, वो 1798 में मारा जाता है। तो 1798 के बाद यूके 1801 में ये आयरलैंड को भी मिला लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रोमोटेड, न्यू सिंबल अपनाते हैं। जैसे इसने झंडा अपनाया यूनियन जैक, झंडे अपनाया है, उसका नाम दिया यूनियन जैक। और एक अपना नेशनल सॉन्ग बनाया, उसका नाम दिया है गॉड सेव आवर नोबल किंग। अपना नेशनल सॉन्ग इस्टेब्लिश करा है गॉड सेव आवर नोबल किंग, और अपने झंडे का नाम दिया यूनियन जैक। दोबारा पढ़ते हैं इसको, सीरीज़ को। क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज़, ये कोई अपहेवल यानी कि सडनली उथल पुथल वाली सिचुएशन नहीं थी, लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस थी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश कोई नेशन नहीं था। इंग्लैंड अलग था, वेल्स अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, आयरलैंड अलग था, सब इसमें अलग अलग रहते थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश नेशन धीरे धीरे ग्रोथ करा गया। सबसे पहले चीज़ शुरू होती है 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, मोनार्की की पावर छीन कर अंग्रेज ब्रिटिश में पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। दूसरा काम एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में संधि करी जाती है, और ये बाद में धीरे धीरे स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें मना करते हैं, उनके धर्म वगैरह को मानना मना करवा देते हैं, और धीरे धीरे स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको जाने लगता है ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से। उसके बाद आता है 1798 में वोल्फटोन के द्वारा रिवॉल्यूशन करा जाता है, जो दबा दिया जाता है। तो 1801 में फाइनली ये किसको मिला लेते हैं, आयरलैंड को, ठीक है। तो पहला ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688, सेकंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 के बाद दूसरा काम क्या हुआ है, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू क्या जोड़ा गया है, स्कॉटलैंड को जोड़ा गया। उसके बाद 1801 में किसको जोड़ा गया, आयरलैंड को जोड़ा गया। आयरलैंड को जुड़ते ही ये यूके के नाम से जाना लगता है, जो हमारा ब्रिटेन है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, नए नए सिंबल अपनाते हैं। उसमें नए सिंबल में क्या क्या है इनका, सबसे पहला ये अपना नेशनल फ्लैग को यूनियन जैक के बोला जाता है, और इन्होंने एक नेशनल सॉन्ग बनाया, उसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में छोटा सा टॉपिक दिया गया है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म और बाल्कन प्रॉब्लम। बाल्कन एक छोटा सा देश भी नहीं है, बेसिकली एक शहर है, एक टुकड़े का नाम है, ठीक है। और उससे रिलेटेड लड़ाई शुरू हो जाती है साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद होता है किसी देश पर या किसी ज़मीन के किसी हिस्से पर अपना पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कब्जा करना, बेसिकली उस पर अपनी रूलिंग इस्टेब्लिश करना। तो बाल्कन में ये सिचुएशन शुरू होती है। बाल्कन ज्योग्राफिकल इथनिक वेरिएशन थी, इसमें अलग अलग लोग रहते थे, इथनिक वेरिएशन थी, नरजातीय वेरिएशन पाई जाती थी इसमें। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, इनके अलग अलग देश के लोग रहते थे। ये अलग देश नहीं है, ये केवल इसमें लोग रहते थे, छोटा सा ज़मीन का हिस्सा था, ठीक है। इनहेबिटेंट ऑफ देयर वर ऑलरेडी नोन एज स्लाव्स, तो इसमें रहने वाले लोग को स्लाव्स के नाम से जानते थे। उसके बाद जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म की बात चली, तो बाल्कन में भी ये चीज़ उभरी, और उन्होंने भी अपना देश अलग करने की कोशिश करी, यानी कि अपने देश को यूरोपियन से अलग करने की कोशिश। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि स्लाविक किसके साथ जुड़े, इतने सारे नरजातीय रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो सब देश के लोग कहने लगे, इसमें अपना हिस्सा स्थापित करने लगे, सब बोलने लगे कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो इससे एक दिक्कत हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंसली राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर फॉर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। यूरोपियन पावर में इस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए एक राइवलरी जंग छिड़ गई। द फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैटर द लेड टू सीरीज ऑफ वार इन द रीजन एंड फाइनली क्लिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये इस हद तक बढ़ती गई कि आगे जाते जाते ये पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बाल्कन की प्रॉब्लम थी। उसके बाद आता है विजुअलाइजिंग द नेशन को, राष्ट्र को विजुअलाइज करने के लिए आर्टिस्ट ने क्या काम करा है। ये छोटा छोटा सी बात है, बस लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है। आर्टिस्ट इन 18th and 19th सेंचुरी पोर्ट्रेट अ कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। लोग आर्टिस्ट ने सबसे पहले 18th and 19th सेंचुरी में एक पोर्ट्रेट करा कंट्री को जैसे कि एक पर्सन के तौर पर। नेशन वन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर, बेसिकली फीमेल फिगर के रूप पर दिखाया गया। जैसे हम भारत को देखते हैं, भारत माता पेंटिंग बनाई गई है, तो सेम उसी तरीके से हमने फ्रांस में पहले देखा था, उन्होंने फादरलैंड के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उससे भी अलग उन्होंने फिर कुछ और काम करे आर्टिस्ट ने, ताकि एक कैटेगरी बनाई जाए। तो फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन वाज टू पर्सोनिफाई द नेशन। पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जो फीमेल देश को पर्सोनिफाई करने के लिए बनाई जाती थी, जिसकी इमेज बनाई जाती थी, वो कोई रियल लाइफ में वुमेन नहीं थी, वो केवल क्या था, एक आइडिया था।
टू सॉर्ट गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म। एक आइडिया था जिससे हम एक देश की एक छवि प्रोवाइड करा सकें। थर्स फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ नेशन। एलिगरी होता है रूपक, तो ये फीमेल फिगर क्या बन गई, एक रूपक बन गई कि देश को हम एक, जैसे अब हमें याद आता है, जैसे हम भारत माता की बात करते हैं एकदम से हमें ध्यान आती है कि हाँ भारत माता की ऐसे ऐसे पेंटिंग है, इस तरीके से चला गया है। तो उसी तरीके से कि सब एक यूनाइटेड रूप में फील करें, ये चीज़ डेवलप करी गई। अब इसमें दो नाम आते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। फ्रांस में इसको नाम जाना गया क्रिस्टियन मैरियने के नाम से, और जर्मनी में नाम जाना गया है जर्मेनिया के तौर पे। ठीक है, दो पूछे जाते हैं, फ्रांस में क्रिस्टियन मैरियन और जर्मनी में जर्मेनिया के तौर पर इसको जाना जाता है। ये एलिगरी ऑफ नेशन के तौर पर दिखाई गई है। अब इसके बारे में इनका डायग्राम दिया गया है, थोड़ी थोड़ी बात बताई गई है, ये आप एनसीईआरटी से देख लेना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हमने कर लिया, लास्ट टॉपिक यही था। सिंबल एंड उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये लास्ट टॉपिक उसी में दे रखा है। ब्रोकन चेन किस चीज़ को दिखाती है, बीइंग फ्रीड, यानी कि ब्रोकन चेन क्या होती है, टूटी हुई चेन दिखाती है कि हम आज़ाद होने के लिए तैयार हैं। ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, ईगल का जो निशान था वो जर्मन एम्पायर को दिखाता है, उसकी स्ट्रेंथ को। क्रोन ऑफ ओकलीव, ओकलीव पहना है जर्मीनिया ने, जर्मीनिया के सिर पे ओकलीव, ओक का पत्तियों का लीव बनाया, वो बनाया गया है, इसका मुकुट पहनाया गया है। ठीक है, तो ओकलीव का जो मुकुट पहना गया है, और इसके देखो जर्मीनिया की अगर तुम तस्वीर देखोगे, ये दे रखे है ना, जर्मीनिया के हाथ में तलवार है और तलवार के साइड साइड पर ये बलूत की पत्तियाँ लटकी हुई है, और उसके बाद ये एक ओक लीव का मुकुट पहने हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या क्या दिखा दी, और इसके ब्रेस्ट प्लेट पे एक ईगल का निशान है। तो बेसिकली इसी से रिलेटेड सिंबल बताए गए हैं कि क्या क्या सिंबल किस चीज़ को डिफाइन करता है। ब्रोकन चेन का हमने पढ़ लिया। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब जर्मन की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ओकलीव जो उसने मुकुट पहना हुआ है वो उसके हीरोइज्म को शो कर रहा है। तलवार जो थी वो उस चीज़ को शो कर रही है कि हम युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। और तलवार पे ओलिव ब्रांच जो लगी हुई है वे क्या दिखाता है कि वैसे हम युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है, बट अगर कोई शांति बनाना चाहे तो हमें पीस में भी, शांति में भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्रिकलर, ये लिबरल नेशनलिस्ट वालों ने अपना झंडा बनाया था। और रेज ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन क्या होता है हमेशा, वैसे तो ये भी बताइए, सन एक उगते हुए चीज़ को दर्शाता है ना, तो ये दिखाता है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये फिगर दे रखी है क्रिस्टियन मैरियने की जो फ्रांस की थी, और ये दे रखी है जर्मीनिया की। ये हम सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब ये दो स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ ली थी, रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, किसने दी थी, ड्यूक मेटरनिक ने। उसके बाद मैजिन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये भी ड्यूक मेटरनिक ने दी है। और क्यों दी है, क्योंकि ये तो थे, मेटरनिक तो था कंजर्वेटिव सोच वाला और मैजिनी था लिबरल सोच वाला। और मैजिनी कहाँ का था, इटली का। तो इटली में इसने जब 2 सोसाइटी इस्टेब्लिश कर ली थी तो वे दिक्कत दे रही थी ड्यूक मेटरनिक को। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा था कि मैजिन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इसको पढ़ के। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके क्या क्या है मैं बता देता हूँ एक बार, और जो अब जब चैप्टर पढ़ोगे तो उनको रीड करना। सबसे पहले फ्रांस रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया स्टेप यूज करे कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करने के लिए, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है। दूसरा जाता है नेपोलियन वाला, नेपोलियन के बाद कि 1804 में नेपोलियन ने किस किस तरीके से काम करा है। उसके बाद आ जाता है कि नेपोलियन का जो शासक है वो बाहर देश में किस तरीके से परेशान था, वो कैसे मोनार्की शो करता है। चौथा क्वेश्चन आ जाता है ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर। फिर आ जाते हैं यूनिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब 5 पॉइंट आ जाते हैं। और शॉर्ट में जोसेफ मैजिनी के बारे में आ जाता है, और ये आ जाती है दोनों स्टेटमेंट जो दे रखी है ये भी आ जाती है। और जो एलिगरी ऑफ नेशन है क्रिस्टियन मैरियाना और जर्मेनिया, इन दोनों के बारे में भी आ जाता है। ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह रिवाइज करते जाओ, और अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई और बच्चा आपके साथ पढ़ना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है तो उसको वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू।